कि साहब हमारा मामला सेट आउट हो गया, अब आप इस केस को डिस्पोज कर दो। वो केस डिस्पोज हो गया, साहब की सर्विस बढ़ गई और उनका कुछ नहीं हुआ। यही सबसे बड़ी एक कमी हुई और उसी कमी के चलते ये अधिकारी जिनकी मानसिकता ब्रिटिश वाली होती है वो यही करते हैं कि हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं। कोर्ट अगर उस चीज पर सही से ऑर्डर देता, हालांकि कोर्ट कहता है कि भाई जो पार्टी आई है अपना केस वापस लेना चाहती है तो हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये कानून है हिंदुस्तान का। अगर किसी ने कितना भी बड़ा जुर्म कर दिया लेकिन जो आरोप लगाने वाला केस वापस ले रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लचीलापन हिंदुस्तान के कोर्ट में है। लेकिन कोर्ट उस केस को तो वापस कर दिया, लेकिन कम से कम कोर्ट को एक डायरेक्शन देना चाहिए था कि जो झूठी गवाह दे रहा था सीओ और एक सूबेदार, कोर्ट में झूठी गवाह देना भी तो अपराध है। उस अपराध की सजा अगर उन दोनों को या तो कोर्ट दे देता कि ऐसे जो सर्विस के योग्य सूबेदार जिनको भेजा जा रहा था झूठ बोलकर, उनको तो सर्विस में रखा जाए और ऐसे झूठे सीओ और उस सूबेदार को तुरंत प्रभाव से बाहर भेजा जाए। या तो ये चीजें करना था किसको, कोर्ट को, लेकिन कोर्ट के लेकिन वो उस मैडम से बात नहीं कर पाए, क्योंकि मैडम के कोई रिलेटिव बड़ी रैंक के अधिकारी मेजर जनरल थे। उनका क्या रिश्ता था वो मैं यहां बताना नहीं चाहता, लेकिन उनका वो था और उस डर से सीओ साहब की हिम्मत नहीं हुई कि मैडम को ये बात कह दे। बात हालांकि स्कूल में पोस्टेड रहते हुए जब इनके पुराने सीओ, उन्होंने सूबेदार साहब को फोन किया कि भाई मेरे भतीजे का एडमिशन किसी भी हालत में सैनिक स्कूल में करवाना है। तो साहब ने कहा कि साहब जो सैनिक स्कूल के नियम हैं, कानून है, वहां टेस्ट वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है और उसके आधार पर ही, मेरिट के आधार पर एडमिशन होते हैं और वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर भी साहब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज एक सूबेदार साहब जिन्होंने कॉल करके बताया कि सर मेरे साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को करने वाले हैं इनके पुराने सीओ साहब। हालांकि इन्होंने कहा कि हमारे जो ये भी नए सीओ साहब आए हैं ये तो साहब ठीक है, लेकिन ये सारा काम पुराने सीओ साहब ने किया है। तो सबसे पहले तो मैंने उन सूबेदार साहब को भी कहा और मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो सीओ जिसको आप बता रहे हो कि वो ठीक है, अगर वो ठीक है तो पुराने सीओ साहब की हुई गलती को ठीक करना इनका काम है, जो कि नहीं कर रहे। बल्कि पुराने सीओ साहब ने इनको जो कान में फूंक, जैसे फूंक मार के जाते हैं ना, वो फूंक मारी और उस फूंक के आधार पर इन जेसीओ साहब के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, मैं तो ये कहूंगा कि इनके पुराने सीओ के साथ इनके नए सीओ भी उसके जिम्मेवार हैं। ये जो सूबेदार साहब हैं जिनका रिकॉर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, कोई पनिशमेंट नहीं है, अभी तक इनका जितने भी पहले जो टेस्ट हुए हैं ये एक तरह के फाइटर हैं। रेजिमेंट की रैकी ट्रूप की नौकरी है इनकी, और रैकी में आप सभी को पता है कि ज्यादातर फाइटर ही सोल्जर रखे जाते हैं। आप सभी को पता है कि रेजिमेंट की रैकी ट्रूप, उसके अंदर लगभग फाइटर जवान ही रखे जाते हैं। और आज भी साहब चैलेंज से कहते हैं कि मेरा चाहे नाइट फायर ना मेरी बीपीटी, किसी को भी अगर मेरे साथ जवान भी, नए जवानों को भी लगाओगे तो मैं उनसे भी कभी पीछे नहीं रहा। लेकिन आज यहां इनको जानबूझकर फायरिंग में फेल दिखाकर अब इनको घर भेजा जा रहा है। इनके साथ के इनसे सीनियर की भी सर्विस एक्सटेंशन कर दी गई
और इनके जूनियर की भी एक्सटेंशन कर दी गई, लेकिन इनकी सर्विस एक्सटेंशन नहीं की। और उसका कारण क्या है, इसके पीछे कहानी क्या थी कि कुछ साल पहले ये सूबेदार साहब एक सैनिक स्कूल में पोस्टेड थे, और उस सैनिक स्कूल में पोस्टेड रहते हुए जब इनके पुराने सीओ उन्होंने सूबेदार साहब को फोन किया कि भाई मेरे भतीजे का एडमिशन किसी भी हालत में सैनिक स्कूल में करवाना है, तो साहब ने कहा कि साहब जो सैनिक स्कूल के नियम हैं, कानून है, वहां टेस्ट वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है, और उसके आधार पर ही, मेरिट के आधार पर एडमिशन होते हैं, और वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर भी साहब ने इनके ऊपर दबाव डाला, एसएम साहब ने, कि देख ले भाई ये तो काम करवाना ही पड़ेगा। साहब ने जो वहां प्रिंसिपल की जो ड्यूटी कर रही थी, एक मैडम थी लेफ्टिनेंट कर्नल, उनसे अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे मामला है, तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, नियम किसी के लिए नहीं टूटेंगे, चाहे सीओ साहब का भतीजा हो और चाहे सीओ साहब का बेटा हो। इन्होंने एसएम साहब को बता दिया कि साहब मैंने तो कोशिश कर ली, वो मैडम नहीं मानी, आप सीओ साहब को बोलो कि मैं उनका नंबर देता हूं, उनसे बात कर ले। सीओ साहब को नंबर दिया, लेकिन सीओ साहब, क्योंकि ये नीचे जवान और जैसियों के साथ तो टाइगर बन जाते हैं, लेकिन वो उस मैडम से बात नहीं कर पाए, क्योंकि मैडम के कोई रिलेटिव बड़ी रैंक के अधिकारी मेजर जनरल थे। उनका क्या रिश्ता था वो मैं यहां बताना नहीं चाहता, लेकिन उनका वो था, और उस डर से सीओ साहब की हिम्मत नहीं हुई कि मैडम को ये बात कह दे। बात हालांकि यहां खत्म हो गई, लेकिन उस समय सीओ ने इनको फोन किया कि ठीक है साहब, समय पे मैं आपको जरूर देखूंगा। तो बोले साहब मैं क्या कर सकता हूं, बोले कोई बात नहीं। वो बात वहां खत्म हो गई, लेकिन उसके बाद जब साहब टर्न पूरा करके यूनिट में आए, और यूनिट में आकर जब बारी आई साहब के, और कुछ तो किया नहीं उन्होंने, लेकिन जब बारी आई कि साहब को एक्सटेंशन लेना था, भाई साहब के साथ के बाकी सभी जेसीओ जो सीनियर थे उनका भी हो गया, साहब ने भी दिया, इनका कैंसिल हो गया, और जूनियर का भी हो गया, यानी बीच में सिर्फ साहब का कैंसिल कर दिया गया। कारण बताया गया कि आप बीपीटी में, फायरिंग में फेल है। साहब ने बताया कि जिन लोगों को इन्होंने पास किया है वो पिछले कई सालों से बीपीटी में पास नहीं थे, फायरिंग में पास नहीं थे, लेकिन वो उनको पास करके सर्विस एक्सटेंशन कर दी गई, उसमें सीनियर और जूनियर शामिल है। और मैं, जो कि सबको पता है, रेजिमेंट में भी रैक की ट्रुप में मैं एक फाइटर आदमी, जो आज तक मेरा कोई निशाना नहीं चूकता, बीपीटी में मैं जवानों के साथ आज भी फर्स्ट में आता हूँ, एक्सीलेंट ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी जानबूझकर फेल कर दिया। फेल करने के बावजूद साहब ने कहा कि भाई मेरा साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ है, बोला नहीं आप फेल हो और कुछ नहीं हो सकता। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे को आप कमांडर साहब का, जेओसी साहब का इंटरव्यू दिलाओ, बोला नहीं मिलेगा, मैं आपको परमिशन नहीं देता और आपका कोई इंटरव्यू नहीं होगा, आप अपने कागज की तैयारी करो, और जुलाई में इनकी डेट आ गई है और इनको जाना है। एक जेसीओ साहब को जानबूझकर फेल करना, उसके बाद सीनियर अधिकारी से इंटरव्यू भी नहीं कराने देना, ये वर्तमान सीओ कर रहे हैं। और पिछला सीओ जो कि जा चुका है, कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में नहीं, आपका सीओ वो कर गया, आपके हाथ में आज इनका इंटरव्यू कराना था, क्यों नहीं कराए? क्योंकि आपने उसकी कान में दी हुई फूंक को सुना। वो ये तो नहीं कहकर कहा होगा, इनकी जो आउट डेट आई है, रिटायरमेंट डेट, वो सीओ तो निकाल के चला गया, लेकिन अब ये सीओ ने चार्ज लिया, तो इसका फर्ज बनता था कि भाई देखो जो कर गया, आप जो प्रॉपर तरीका से चैनल से आप उच्च अधिकारी से मिलो, गुहार लगाओ और आप सर्विस बढ़ा सकते हो। लेकिन इन्होंने कि भाई अपनी तरफ से तो दिखा दिया कि मैं तो सही हूं, लेकिन मैं आपको ऊपर नहीं मिलने दूंगा। क्या है ये सिस्टम? हालांकि इसके बाद साहब ने हमारे को बताया कि इसमें क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि भाई नहीं मिलने देते तो आप अपना चिट्ठी डालो। तो इन्होंने ब्रिगेड कमांडर जेओसी साहब को चिट्ठी डाल दी, आर्मी चीफ साहब को चिट्ठी डाल दिया, लेकिन इनकी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं। यहां मैंने
कल भी एक उदाहरण दिया था, आज भी उदाहरण देना चाहता हूं। सबसे पहले तो कुछ दिन पहले एक ऐसा ही केस दिल्ली हाईकोर्ट का आपने सुना होगा, जिसमें एक जेसीओ साहब को इसी तरह फायरिंग में फेल दिखाया गया और उनकी सर्विस नहीं बढ़ाई। हालांकि उनको हमने बताया कि साहब भाई नहीं बढ़ा रहे तो अब क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट जाओ। वो कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट में उनके पास एक सबसे बड़ा सॉलिड पॉइंट था कि जिस डेट में उनको फायरिंग में फेल दिखाया गया था उस डेट में वो छुट्टी थे। लेकिन दूसरी तरफ उनके सीओ और एक और सूबेदार साहब उनके खिलाफ गवाह हो गए कि नहीं सूबेदार साहब झूठ बोल रहा है, ये छुट्टी बनी प्रेजेंट थे और मेरे सामने फायरिंग की थी और ये फेल है। आपको याद होगा वो केस, सूबेदार साहब ने कहा कि भाई मेरी लीव स्लिप देख लो, तो उधर से उन्होंने भी दूसरी लीव स्लिप दिखा दी कि देखो नहीं ये तो इस समय छुट्टी पे था, क्योंकि सिस्टम उनके हाथ में था, गवाह खड़ा कर दिया। लेकिन साहब ने कहा कि भाई जिस समय ये जो तारीख दिखा रहे हैं उस समय मैं छुट्टी पे था, मेरी ये शादी अटेंड की उसकी फोटो, मैं उस समय बैंक में गया था, ये मेरी बैंक की पर्ची, बैंक का सीसीटीवी। उसके बाद जज साहब भी कहे कि तो अपनी अपनी जगह सही है, तो जज साहब ने कॉल डिटेल निकाली कि भाई इन दोनों की कॉल डिटेल निकालो, क्योंकि पता चलेगा जब ये प्रेजेंट आदमी टावर से बात कर रहा है ये तो होगा ही। ऐसी स्थिति में जब कॉल डिटेल आई और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, लेकिन जब बात कॉल डिटेल की आई तो सेना के वकील ने और साहब से अप्रोच किया, साहब की तुरंत सर्विस बढ़ा दी और वहां आकर ये जवाब दिया कि साहब हमारा मामला सेट आउट हो गया, अब आप इस केस को डिस्पोज कर दो। वो केस डिस्पोज हो गया, साहब की सर्विस बढ़ गई और उनका कुछ नहीं हुआ। यही सबसे बड़ी एक कमी हुई और उसी कमी के चलते ये अधिकारी जिनकी मानसिकता ब्रिटिश वाली होती है वो यही करते हैं कि हमारा तो कुछ बिगड़ा नहीं। कोर्ट अगर उस चीज पर सही से ऑर्डर देता, हालांकि कोर्ट कहता है कि भाई जो पार्टी आई है अपना केस वापस लेना चाहती है तो हम उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ये कानून है हिंदुस्तान का। अगर किसी ने कितना भी बड़ा जुर्म कर दिया लेकिन जो आरोप लगाने वाला केस वापस ले रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये लचीलापन हिंदुस्तान के कोर्ट में है। लेकिन कोर्ट उस केस को तो वापस कर दिया, लेकिन कम से कम कोर्ट को एक डायरेक्शन देना चाहिए था कि जो झूठी गवाह दे रहा था सीओ और एक सूबेदार, कोर्ट में झूठी गवाह देना भी तो अपराध है। उस अपराध की सजा अगर उन दोनों को या तो कोर्ट दे देता कि ऐसे जो सर्विस के योग्य सूबेदार जिनको भेजा जा रहा था झूठ बोलकर, उनको तो सर्विस में रखा जाए और ऐसे झूठे सीओ और उस सूबेदार को तुरंत प्रभाव से बाहर भेजा जाए। या तो ये चीजें करना था किसको, कोर्ट को। लेकिन कोर्ट के वही हाथ बंधे हुए हैं जो वापस ले लिया, तो कोर्ट टिप्पणी नहीं कर पाया कि ठीक है जाओ, अगर भाई आपका मसला हल हो रहा है और डिपार्टमेंट में जाके कर लो। लेकिन डिपार्टमेंट में भी उस मामले को लीपापोती करके अभी तक किसी को पता नहीं हो। सीओ और वो सूबेदार नौकरी कर रहा होगा, वो सूबेदार ऑनरी का ख्वाब देख रहा होगा, हो सकता है बन भी जाएगा क्योंकि आगे कोई बताएगा नहीं। और वो जो जेसीओ साहब थे उनकी लड़ाई वहीं खत्म होगी कि मेरी तो सर्विस बढ़ गई, मैं क्या करूं। नहीं तो अगर वो हमें बताते उसके बाद क्या हुआ है, उस जेसीओ और सीओ पे एक्शन हुआ या नहीं हुआ है, या हमारे आर्मी चीफ और सेना की एक तरह की ये क्या बदनामी नहीं हुई। रविंद्र फौजी अगर सहायक प्रथा के लिए बोलता है कि भाई आज के जमाने में जवान को हम इतना पेमेंट दे रहे हैं और उसके बावजूद भी आप सिविल सर्वेंट की तरह उसे जूते पुलिस करवा रहे हो, कुत्ते घुमा रहे हो, बच्चे खिला रहे हो, उसमें तो आप कहते हो कि ये फौज की बदनामी कर रहा है। वो तो कहते हैं क्योंकि उनको तो फ्री की भाई उनके सेवादार बंद हो जाएंगे, इसलिए वो तो लालच है उनको। लेकिन कुछ हमारे चमचे भी कहते हैं फौज का खा के फौज को बदनाम कर रहा है, जबकि हम फौज में सुधारों की बात करते हैं। असली बदनामी तो उन्होंने कोर्ट में झूठ बोलकर कि देखो कि ये केस चारों तरफ गया होगा कि सेना अपने लोगों के साथ ऐसी करती है। इस समय सेना को उनके ऊपर सख्त एक्शन करके सेना को उन दोनों को रिटायर करना था जबरन। और रिटायरमेंट के साथ में ऐसे में बहुत ऐसे केस आए हैं जिनमें उनका रैंक डाउन करना या उनको बगैर पेंशन भेजना, क्यों नहीं अपने इन लोगों के साथ किया। लेकिन वो कुछ नहीं करेंगे और कुछ नहीं करने की वजह से ही कुछ दिन पहले एक और चंडीगढ़ कोर्ट का फैसला आपने सुना होगा जिसमें 1-1 लाख रुपए हमारे जनरल साहब पे और रक्षा सचिव पर जुर्माना लगा कि उन्होंने एक मेजर साहब की डिसेबिलिटी पेंशन को पूरा नहीं दिया। तो क्या उसमें चीफ का और आर्मी चीफ का और
जो हमारे रक्षा सचिव हैं उनका कोई रोल था, लेकिन उनका रोल यहां बढ़ता है कि वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। उनके पास अभी ये जो साहब है, इनकी चिट्ठी आर्मी चीफ साहब के पास भी गई है, रक्षा मंत्रालय में भी गई होगी, आर्मी इनके ऊपर जो ब्रिगेड कमांडर हैं, जेओसी साहब है, सबके पास गई है। लेकिन सब ये पल्ला झाड़ लेते हैं कि अब सीओ ने कर दिया तो हम क्या करेंगे। ये भारत देश का विडंबना है कि सीओ ने कर दिया तो इसलिए ऊपर अधिकारी सुनता नहीं है। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से, भारत की जनता से कहना चाहता हूं कि अगर सीओ ने ही सब कुछ करना है तो इससे ऊपर का जो रैंक है उसके लिए हम पता नहीं कितने ही पैसे खर्च कर रहे हैं, तो फिर वो बंद कर देना चाहिए। मैंने पहले भी ऐसी चीजें कही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत से अच्छे अधिकारी हैं। एक दिन हम एक मेजर जनरल साहब का इंटरव्यू देख रहे थे कि मेरे जमाने में एक केस आया और उसमें, लेकिन वो केस अफसर का था, इसलिए मेजर जनरल साहब ने उस पर साइन करने से पहले बोले इस पर दोबारा विचार करो, क्योंकि उस अफसर को घर भेजा जा रहा था। जहां अफसर का आता है तो ये अधिकारी उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवान की बारी आती है तो बिना देखे ही जेओसी साहब साइन मार देते हैं। कितने जेओसी साहब हैं, कितने कमांडर साहब हैं जिन्होंने इन पर रिव्यू किया कि यार एक जवान को, अभी जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि 17 साल सर्विस, अंत के दिनों में जब वो जा रहा था उसकी वाइफ खत्म हुई, वो बीमार थी, खत्म हो गई, बंदा डिप्रेशन में रहा, कुछ दिन लेट छुट्टी मांगी, नहीं बढ़ाई, बोले भाई छुट्टी तो पहले काट चुका तो, इसलिए AWL। फिर किसी तरह वो 2-3 महीने बाद कि भाई लोगों ने समझाया, चला जा भाई तेरी सर्विस पकी हुई है, उसका एक बच्चा था वो भी खत्म हो गया, और डिप्रेशन में आके इस तरह वो 6-7 महीने लेट गया। और वहां जाते ही उसको परिस्थिति भी बताई गई, लेकिन उसने सेना के नियमों को हवाला देते हुए उनका सूखा कोर्ट मार्शल करके घर भेज दिया। कोई पेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, जबकि उस अपराध के लिए वो उसको चाहे तो उनकी कलम में ताकत थी कि भाई उनका जो भी नॉर्मल सजा उनको देकर और उनको रिटायरमेंट कर सकते थे पेंशन के साथ, लेकिन आज तक उस बंदे को पेंशन नहीं मिली है। अफसर को बचाते हैं और जवान के लिए नियम कानून की बात करते हैं और खुद जगह जगह नियम कानून तोड़ते हैं। आप कैंटोनमेंट में देखते होंगे इनके बच्चे स्कूल सरकारी गाड़ी से जा रहे हैं, इनकी मैडमों के लिए बाजार में गाड़ियां घूम रही हैं। कितने ही हमारे सैनिक इनके घरों में कोई इनके बच्चे खिला रहे, कोई इनके माँ बाप के पास जाकर बैठा है, शादियों में बुलाना, पर्सनल काम के लिए जगह जगह टीडी भेज देना। उस समय आप आर्मी के नियम कानून तोड़ देते हो, क्यों? उससे आपको बेनिफिट है, कहते हैं कि चलो देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। तो यहां देखने में आपका जमीर मर जाता है। जैसे कल भी मैंने एक वीडियो डाला कि कारगिल युद्ध लड़ा हुआ एक सैनिक 13 सालों से जंजीरों में बंधा हुआ है, लेकिन उसकी किसी ने सुनवाई नहीं, और ये चाहे तो उसको 1 सेकंड लगती है पेंशन। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, सारे अंधे बैठे हैं कि उसको पेंशन नहीं दिला पा रहे। उसकी स्थिति देखकर, हालांकि अभी हम कोशिश करेंगे, हम भी जाएंगे उनके पास उस दिन। ये आपको पता है कि मेरा भी 15 तारीख को और 19 तारीख को दिल्ली में कोर्ट में केस है, तो वहां फ्री होकर मैं जरूर उस जवान के घर भी जाऊंगा, पूरी स्थिति का पता करेंगे और हम लोग उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन जिनको लड़ना चाहिए वो अपने फायदे के लिए सब कुछ करते हैं, और जवान के लिए यह हालत है। सीओ साहब के भतीजे का एडमिशन नहीं कराया तो इसको घर भेज देंगे। चलो एक सीओ ने पावर का मिसयूज किया, गलती किया, दूसरे साहब उसको सुधार नहीं सकते। कमांडर साहब को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा, जबकि उसका अधिकार है जेसीओ साहब का। एक सिपाही भी है, अगर वो सेना में सर्विस कर रहा है तो उसका अधिकार है कि वो कहीं भी इंटरव्यू मांगे, उसका इंटरव्यू कराना चाहिए। लेकिन ये इस तरह का खेल चल रहा है। मैं चाहता हूं इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, जिस नींद में या आंखों में पट्टी बांधकर सो रहे हैं, वो जगें। क्योंकि अब इस मामले को नहीं छोड़ा आपने तो कोर्ट में जाएगा, फिर कोर्ट से कुछ ऐसी चीजें आएंगी, फिर वही जवाब की हाँ आप अमल कर देंगे, बढ़ा देंगे। एक फायरिंग में इसको भी सेम उसी तरह फेल, हालांकि छुट्टी पे तो नहीं है, क्योंकि अब उनको छुट्टी की बजाय और किसी तरह कागज दिखाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो पिछले कई सालों से रैंक की टीम में रहकर कभी उसका फायर खराब नहीं हुआ, अब सर्विस बढ़ाते टाइम उसका हो रहा है, जबकि जो लोग फेल हो रहे थे उनका आपने बढ़ा दिया। तो इस पर विचार करें। अगले वीडियो में उनका जो भी है, नहीं तो साहब आएंगे तो साहब खुद इंटरव्यू, फिर बोलते हो ना आप लोग यूनिट का नाम, तो जुलाई में आने वाले उनको बैठा कर हम वीडियो बना देंगे। ऑलरेडी उच्च अधिकारियों को रिप्रेजेंटेशन भेजा जा चुका है,
फर्स्ट स्टेज में उन्होंने कोई वकील किया है, हालांकि मैंने तो बताया था जो तरीका, उन्होंने अपनाया नहीं। अपने हिसाब से उन्होंने वकील साहब किया, अभी तक कोर्ट में नहीं लगाया, लेकिन मैंने कहा कि जल्दी से जल्दी लगवाओ भाई, आपने वकील कर लिया, जहां से भी किया है जैसा भी किया है लगवाओ, और लगा के तुरंत इसको, क्योंकि अब 2 महीने की छुट्टी आ जाएगी और जुलाई में रिटायर हो जाएंगे। बाद में केस धीरे धीरे उस स्टेज में आकर ठंडा हो जाता है। मैंने तरीका बताया था, वो साहब एक तो हमें बताते कब है, जब पानी यहाँ नहीं यहाँ से भी ऊपर आ जाता है, जब खेल खत्म होने वाला होता है। ठीक है, उसके बावजूद भी जब हम जो तरीका कि ऐसा कर लो, वो भी नहीं, तो अब तो भगवान भरोसे है और ये आप लोगों के भरोसे है कि आप अगर इसको ऊपर तक पहुंचाओ तो ये रुक सकते हैं। बाकी हमने तो अपना काम किया है। आप कहते हो कि आप क्या कर रहे हो, अगर आप भी इन चीजों को वायरल करो तो जरूर हल निकलेगा इनका, नहीं तो नेक्स्ट में सुधार होगा। लेकिन आप भी सोचते हो कि यार कुछ हुआ नहीं, बोलोगे तो सुधार होगा, बैठे रहोगे तो फिर आपका भी नंबर आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।